5 अगस्त 2022 के फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। भारत ने एक नया ऐलान किया है, एक नया बदलाव भी किया, बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही चुपके से भारत ने एक बदलाव किया है। भारत ने जो एक प्लान किया था कि 2030 तक हमारे देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी, अब भारत ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है। कैसे? आई टेल यू अबाउट इट। याद है आपको कॉप 26 की मीटिंग कहां पर हुई थी? नहीं पता है? फाइंड इट आउट। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज का। तो ये कॉप 26 की मीटिंग जो है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे और वहाँ पर से हमने ये ऐलान किया था कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेगा। अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं जो यूएनएफसीसी हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत। कुछ कुछ समय में हमें हमारे एनडीसीज जो हैं उनको अपडेट करने रहते, अपडेट जो भी अपडेटेड हैं वो हमें यूएनएफसीसी को बताना पड़ता है। तो यूनियन कैबिनेट ने वेंसडे को जो लेटेस्ट अपडेटेड एनडीसी हैं उसको अप्रूव कर दिया है। अब ये जो एनडीसीज हैं दे आर कोर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कंट्रीज हैव टू कम्युनिकेट एंड अपडेट पीरियडिकली, जो मैंने अभी आपको बताया। अब भारत ने क्या किया? भारत ने ये जो 500 गीगावाट का वादा किया था उसको चेंज कर दिया है, भारत ने इसको ड्रॉप कर दिया। इससे क्या होगा? भारत को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। 50% जितना पावर जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से पैदा करेंगे, ये हमारा एक जो कमिटमेंट था, अब इसमें हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी में यह है कि इंडिया के अब ऑप्शंस जो हैं वो खुले रहेंगे। एक एस्टिमेट ये कहता है कि 2030 तक हमें 820 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी हमारी होंगी, इतना पावर जो है वो हम पैदा करेंगे। अब जस्ट इमेजिन कि 820 गीगावाट में ऐसा भी हो जाए कि पावर की डिमांड अगर बढ़ जाए तो ऑन द स्पॉट आप सोलार या फिर ऑन द स्पॉट आप विंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बैकअप में अगर आप कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे, कोल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पैदा किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन जो है भारत अपने आप के लिए खुला रखना चाहता है, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। और एक ग्रोइंग कंट्री के लिए, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एनर्जी जो है एक फ्यूल जो है, इट्स लाइक ए फ्यूल कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ऑफिसेज और आपके कारखाने, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, तो फिर आप प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे? तो यू नीड एनर्जी। अब एनर्जी आइडियली तो ग्रीन एनर्जी ही ज़्यादा यूज़ करें, दैट इज़ द बेस्ट वे टू अप्रोच इट। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो ऐसे समय पर आप थोड़ी बैठ जाएंगे, यू हैव टू यूज़ कोयला। तो यही एक ऑप्शन जो है भारत ने अपने पास रखा है। और ये जो अपडेटेड एनडीसीज हैं तो इसमें यह है कि 50% जितनी जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड से पैदा करेंगे बाय 2030। ये भारत ने कहा है कि 50% हम करेंगे बाय 2030। लेकिन जो 500 गीगावाट वाला जो एक एब्सोल्यूट टारगेट था, ये टारगेट को हमने ड्रॉप कर दिया। हमने कहा कि जो भी होगा, राइट, तो 50%। नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस फिगर हियर, 820 और 500। अब याद रखिए, अब इसको समझ लेते हैं। 820 गीगावाट और वादा कितना किया था हमने? 500 गीगावाट का। अब ये टोटल 820 की ज़रूरत रहेगी बाय 2030। तो इसका अगर आप इसमें अगर आप देखें तो 500 गीगावाट अगर हम रिन्यूएबल इसमें से आ रही, मीन्स इतने इस समय में अगर 500 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल है, तो बाकी कितना बचा? 320 जो है वो कोयले एक्सेट्रा से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो अभी मैंने चीज़ें समझाई तो उस हिसाब से तो कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा भी करना पड़े। तो भारत ने अब बहुत ही स्मार्टली 50% कर दिया है इसको। इसका मतलब ये है कि 820 में से 410 गीगावाट जो है वो हम नॉन फॉसिल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 320 की जगह पर अब आप इसमें 90 ऐड कर दीजिए, तो इतना, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 410 गीगावाट जो है वो हम फॉसिल में से, और 410 गीगावाट जो है वो हम
रिन्यूएबल में से करेंगे, ऐसा अभी हमने अपडेट किया। तो हो गया ना 50-50, आइडियली 50-50 हो गया। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। आई होप ये इतनी मेहनत करके मैंने चीज़ों को समझाया, आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इसी के साथ हमने जो एक कमिटमेंट किया था कि हम 1 बिलियन टन जितना कार्बन एमिशन, जो 2005 के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 बिलियन जितना जो है वो 2030 तक हम रिड्यूस करेंगे। तो इस चीज़ को भी नए अपडेट में हमने ऐड नहीं किया है। द अपडेटेड एनडीसी कमिट्स टू रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी of GDP by 45% by 2030 from 2005 level, not mentioning the 1 billion ton। तो यहाँ पर भी हमने 1 बिलियन जो एक फिक्स अमाउंट थी इसको हमने मेंशन नहीं किया। हमने कहा कि 45% जितना जो है वो हम कम कर देंगे। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि भारत की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 2030 तक होगी 820 गीगावाट। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, फिलहाल ये हमारी कैपेसिटी कितनी है? इंडियाज़ करंट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इज़ 404 गीगावाट। इतनी एनर्जी हम पैदा करते हैं, राइट। और ये पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 404 जो है, इसमें से 204 50% जितना हम कोयले से पैदा करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है? 28%, 114 गीगावाट। हाइड्रो का 12%, 47 गीगावाट। गैस बेस्ड 24 गीगावाट। न्यूक्लियर 7 गीगावाट। लिग्नाइट और डीजल 8 गीगावाट, राइट। अब देख लीजिएगा इसको, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने यह फोरकास्ट किया है कि कोयले पर जो हमारी निर्भरता है अभी फ़िलहाल 53% जितनी है, ये 2030 तक 33% हो जाएगी। और सोलर और विंड फ़िलहाल 23% हमारी डिपेंडेंसी है, ये बढ़कर 51% हो जाएगी। कोयले का कंट्रीब्यूशन जो है वो 67% जितना है एनर्जी प्रोडक्शन में। और पिछले एक दशक में भारत ने कोई नए कोयले के प्लांट्स जो हैं वो नहीं लगाए हैं, लेकिन ये जो हमने नए कमिटमेंट्स भेजे तो उसमें हम शायद नए कोयले के प्लांट्स जो हैं वो लगाएंगे ताकि एनर्जी की कोई कमी ना रहे फॉर ग्रोथ ऑफ कोर्स। अब दोस्तों बात करते हैं बैड लोन के बारे में। जो पहली 2 ऑफर बैंक्स को सरकार के द्वारा बनाई गई जो बैड लोन एग्रीगेटर है, जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL, तो इससे जो पहली 2 ऑफर बैंक्स को मिली है, इससे बैंक जो हैं ये स्तब्ध रह चुके हैं। क्यों स्तब्ध हो चुकी है? क्योंकि ये NARCL ने जो कहा है कि इतने पैसे आपको वापस मिलेंगे इन 2 केसेस में। फॉर एग्जांपल, एक है रेनबो पेपर्स। तो रेनबो पेपर्स से जितने पैसे बैंक्स को लेने हैं उसका सिर्फ 2% वापस मिलेगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट 2%। और जो दूसरी कंपनी है कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्टियम लिमिटेड, CCC, EPC कंपनी है, EPC कंपनी CCC, तो इसमें से कितना मिलेगा? सिर्फ 8% जो आउटस्टैंडिंग लोन है। तो इतना थोड़ी कंसिडर करेंगे। इट्स लाइक कि आपको किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं, जस्ट इमेजिन, और मैं आपको कहूं कि चलो 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, आपको 2,000 रुपए मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे कि व्हाट इज़ दिस, कि कहाँ पर। अगर आप मुझे 90,000 कहते, 95,000 कहते तो मैं सोचता, लेकिन आप सिर्फ 2,000 रुपये मुझे वापस मिलेंगे। दूसरे केस में 1 लाख रुपए रहने हैं, आपको सिर्फ 8,000 रुपये वापस मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन बैंक की हो गई है। जो CCC की बात करें तो कितने पैसे लेने हैं बैंक को? 2,623 करोड़ रुपीज़ लेने हैं, और इसमें से सिर्फ 60 करोड़ की बिड की बात हो रही है। और जो दूसरी मीन्स जो प्रमोटर्स हैं, NARCL की जो बिड है, तो प्रमोटर की जो ऑफ़र है 195 करोड़, तो उससे भी कम रिकवरी होने की बात हो रही है यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक सो कि बैंक्स जो हैं ये NARCL का प्लान जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम कार इंडस्ट्री के बारे में। इट्स गोइंग टू बी अ बम्पर फेस्टिव सीजन, राइट। बहुत सारे पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो इस सीज़न में बिकेंगे। अगस्त से नवंबर वाला जो पीरियड रहता है ये कार के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, राइट। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी महीनों में इसी पीरियड में, इन्हीं महीनों में वो अपनी पहली ड्रीम कार जो है वो खरीदते हैं, पहली या फिर सेकंड, थर्ड जो भी है। तो 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख लोग जो हैं वो इस सीज़न में अगस्त से नवंबर के समय में
कार्स खरीदेंगे और इससे इंडस्ट्री को कुछ 1 लाख करोड़ का टर्नओवर मिलेगा। और ये जो आंकड़ा आया है, जो इससे पहले की फेस्टिव सीज़न जो थी, इससे 20% हायर है, और जो एक रिकॉर्ड था 2017 का, उससे 13% हायर है। तो इट्स गोइंग टू बी द हाईएस्ट इन लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले 10 सालों की बात करें तो इस पीरियड में लगभग 1 मिलियन कार्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। कार्स और एसयूवीज़ को मिला दे तो 1 मिलियन जितनी, यानी कि 10 लाख कार्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। नाउ रिमेंबर, ये आंकड़ा जो हमारे सामने आ रहा है ना, दिस इज़ होलसेल फिगर, ये रिटेल फिगर नहीं है, ये कार्स के प्रोडक्शन का फिगर है। और 35% जितना अपना जो कार इंडस्ट्री का सेल्स है, लेट्स से टाटा की कार्स की बात करें तो टाटा पूरे साल में जितनी कार्स बेचती हैं तो उसका 35% जो है वो अगस्त से नवंबर वाले पीरियड में वो बेच देते हैं। तो ये जो लेटेस्ट सीज़न जो अभी ये अगस्त महीना जो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने जो है ना, ये 4 महीनों के अंदर सबसे ज़्यादा सेल जो है वो होने वाला है। तो ये यही दिखाता है कि भले ही महंगाई चल रही हो, भले ही ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी सिचुएशन चल रही हो, इन्फ्लेशन का कंसर्न है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में कार्स खरीदेंगे। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।